नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंडिया चाइना रिलेशनशिप के भाग 2 में। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं हिस्ट्री ऑफ चाइना यानी कि चाइना की पीछे की क्या सोच रही है, वहाँ से मैं चैप्टर्स को उठाना शुरू करूँगा। पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कुओमिंतांग पार्टी सत्ता में पहले चढ़ती है 1911 में, उसके बाद में किस तरीके से उसके अंदर की ही फ्यूड, उसके अंदर का ही लालच उसको धीमे धीमे करके सत्ता में नीचे लाना पड़ता है। लेकिन मैंने वहीं पर यह भी इंट्रोड्यूस किया था और आपको एक्सप्लेन नहीं किया था कि 1921 में सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो शुरुआत होती है वो 23 जुलाई 1921 में होती है और 23 जुलाई 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना करने वाले लोग होते हैं यहाँ पे चेन डोक्सियो, ली दजाहो। ठीक है, चेन डोक्सियो और ली दजाहो ने मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना की थी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो लेनिन यानी कि व्लादिमीर लेनिन और मार्क्स के सिद्धांतों पे बनी हुई थी। ठीक है, और इसी ने सपोर्ट किया था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए भी। ये दौर 1921 का कोल्ड वॉर का दौर था पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कोल्ड वॉर का दौर था। यूएसए डेमोक्रेसी फैलाना चाहता था, ऑन द अदर हैंड रशिया कम्युनिज्म फैलाना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने अंडर में लाना चाहता था। तो रशिया और यूएसए दोनों किसी भी देश के अंदर की इंटरनल सिविल वॉर जैसी सिचुएशन का बहुत ज्यादा फायदा उठाते थे और 1921 के टाइम पे भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तो भारत आजादी की जब लड़ाई लड़ रहा था तो ये ब्रिटेन के अंदर में था और ब्रिटेन वॉज इटसेल्फ अ डेमोक्रेसी। दैट्स वाई जब सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो उनको कई जगहों से रशिया का भी सपोर्ट मिलता है बाद में। हालांकि वो एक बहुत ही अलग पन्ना है, उसको हम लोग बाद में देखना शुरू करेंगे। यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो चाइना के अंदर 1911 में ही मोनार्की यानी कि एक छत्र राज से निकल के एक पार्टी यानी कि केएमटी स्थापना हो चुकी थी और 1921 उसके 10 साल बाद में सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की स्थापना हो चुकी थी। तो यहां पर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन चुकी थी। क्यों बन चुकी थी? केएमटी जब मैं आपको पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया कि केएमटी के जो दूसरे रूलर आए थे युआन शिकाई, उन्होंने अपने आप को एम्परर यानी कि राजा घोषित कर दिया था। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कि राजाओं की सत्ता से मुझे तुम छुड़ा के लाए और वापस खुद को तुमने राजा घोषित कर दिया। दूसरी बात कि यहां पे जो इसके तीसरे आए थे कर्ता धर्ता केएमटी पार्टी के, चियांग शिकाई। तो चियांग शिकाई ने एम्परर जब बने थे युआन शिकाई तो उनके अंदर में बहुत सारे वॉर लॉर्ड्स खड़े हो चुके थे। तो जो ये चियांग शिकाई आए हुए थे तो चियांग शिकाई को इन सब एम्परर को, मैं चियांग शिकाई कह रहा हूं माफ कीजिएगा, चियांग काई शेक जो आए थे उन्हें अपने अंडर में वॉरलॉर्ड्स को दबाना पड़ा था। यह दमन की शुरुआत होती है 1920 से जो 1925 तक गई। लेकिन इसी टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चाइना के अंदर थी लेकिन पावर किसके पास थी? केएमटी के पास में। तो शुरुआत में केएमटी और सीपीसी दोनों ने ये डिसाइड किया कि दोनों एक साथ में लड़ेंगे, एक साथ में काम करेंगे इस साथ को बनाए रखने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने लेकिन उसी टाइम पे क्या किया कि जितने भी पीजेंट्स थे यानी कि फार्मर्स और जितने भी लेबर थे इनको अपनी पार्टी में इनरोल कराना शुरू किया और इनको नाम दे दिया रेड आर्मी। ठीक है, रेड आर्मी का नाम दे दिया। यह बात चियांग काई शेक को कतई भी पसंद नहीं आई। तो चियांग काई शेक इस जगह पे क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जो कम्युनिस्ट नेता हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भाई एम्परर जब बने थे उस टाइम पे पीजेंट्स इनके विरोध में हो गए थे तो ये इस विरोध का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात है, देश चलाने के लिए जब ये टैक्स की मांग करते हैं तो भी ये पीजेंट्स इनके विरोध में हो जाते हैं। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस विरोध का लगातार फायदा उठा रही थी, जो बात चियांग काई शेक को पसंद नहीं आई। तो चियांग काई शेक इनको ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर देते हैं। ये रेड आर्मी जो थी
इसके जो मेन जो आपके गवर्नर थे, एक तरीके से कमांडर इन चीफ थे। तो कमांडर इन चीफ इस रेड आर्मी के थे माओ। माओ जवान खून थे। माओ क्या करते हैं, केएमटी के ऊपर धावा बोल देते हैं रेड आर्मी से और हार जाते हैं, बहुत बुरी हार होती है। तो माओ वहां से भाग निकलते हैं नॉर्थ एक्सपेडिशन के तहत। अब देखिए, मैं 1925 के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर इन्होंने कम्युनिस्ट को मारना शुरू किया केएमटी पार्टी वालों ने, और 1926 में माओ भाग जाते हैं अपने 1000 रेड आर्मी के लोगों को लेके। अब रेड आर्मी के लोगों को लेके जब माओ भागते हैं तो ये गांव जाके ये अपनी पॉलिटिक्स ये करने लगते हैं। ये किसी गांव में 10 दिन रुके, फिर किसी गांव में 10 दिन रुके। आप लोगों ने नक्सलिज्म के बारे में जब पढ़ा होगा झारखंड वगैरह में या अरुणाचल वगैरह में, तो नक्सल लीडर्स क्या करते हैं, आज यहाँ रुके इस गांव में, कल वहाँ रुके, कहीं बीच में पहाड़ों में छुप गए। तो ये उस तरीके की राजनीति है कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, किसके खिलाफ, केएमटी पार्टी के खिलाफ। और भड़काने के साथ साथ ये अपनी रेड आर्मी की भी पावर को बहुत ज़्यादा मजबूत करते जा रहे हैं। अब ये भागे कहाँ थे, तो उसको कहा जाता है जिंगयांग माउंटेन्स। ये जिंगयांग माउंटेन्स में जाके भाग के छुप गए थे। इसी बीच में माओ अपना एक प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं, और ये प्रोपेगेंडा इस तरीके से वर्क करता है कि आप केएमटी का साथ ना दो, माओ आपके लिए भगवान है, क्योंकि चाइना के अंदर भगवान बनने की बहुत तेजी है। तो माओ आपके लिए भगवान है, और माओ रशिया से पढ़ के आए हैं, तो फिर इनको फार्मर्स के बारे में, पीजेंट्स के बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें लोगों को अच्छे से इम्प्रेस करना आता है, और फार्मर और पीजेंट के बारे में ये ऐसी बातें करते हैं कि ज़मीन तो तुम्हारी होनी चाहिए, ज़मीन के हकदार तुम ही हो, कोई बात नहीं साहब, उठाओ ज़मीन बांट दो। लेकिन मुद्दा ये है कि देश भी चलना चाहिए, और देश कैसे चलेगा, इसका जवाब माओ के पास में ना कभी था। और इतिहास भी इसी बात की गवाही देता है कि कोई भी कम्युनिस्ट लीडर देश नहीं चला पाया है। ठीक है। अच्छा, माओ जो थे, जिस दौरान ये भाग रहे थे और ये अपना वर्चस्व बढ़ाते जा रहे थे, तो रशिया ने भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। रशिया ने देखा कि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा एक तो लैंड है, रशिया के बिल्कुल पास में है, माओ वहाँ पे खुद कम्युनिस्ट लीडर के तौर पे, तो एक काम करो, माओ को सपोर्ट कर दो। तो सपोर्ट किसने किया, रशिया ने। और दूसरी बात है, माओ जब रशिया में थे तो स्टालिन इनके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए थे, तो स्टालिन का इनको सपोर्ट था। लेकिन स्टालिन कौन थे, एक डिक्टेटर। माओ भी बाद में वही डिक्टेटर के तौर पे साबित हुए थे। अब इनके पास में पीजेंट्स और वर्कर्स और लेबर्स का सपोर्ट था। ठीक है। माओ उसके बाद में रशिया का भी सपोर्ट था। उसी जगह पे जो केएमटी पार्टी थी वो कॉन्टिन्यूसली वीक पड़ती जा रही थी। कैसे, जापान वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ट्रीटी ऑफ वर्साइलस से उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले थे, उस गिफ्ट गलत प्रयोग कर देता है चाइना के ऊपर, टेरिटोरी अपने एक्सपेंशन के खातिर। उसी के बाद में एक सिविल वॉर भी छिड़ गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ में। केएमटी का लोग विरोध करने लगे हैं, और बची खुची कसर वर्ल्ड वॉर 2 पूरी कर देता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 पूरी कर देता है, और यहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अंत हो जाता है, और 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना सीपीसी कर देता है। अब जरा सा ये 1949 के पीछे की राजनीति तो हम लोग पढ़ेंगे, केएमटी और सीपीसी, इसके बीच में क्या डिफरेंस था, मैंने बहुत खूबी से आप लोगों के लिए सजा के रखा है कि माओ जेडोंग जो थे, अच्छा हाँ, चियांग काई शेक जब डिफीट हो जाते हैं तो इस वाले रीजन में आके अपनी सत्ता चलाने लगते हैं। चियांग काई शेक ने केएमटी पार्टी, और इसको नाम देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी, और इसी को ही हम लोग जानते हैं ताइवान। ठीक है। तो ये जो है, ये नॉर्दर्न चाइना में अपना बेस बनाए हुए थे, और ये जो थे सदर्न चाइना में अपना बेस बनाए हुए थे। इनको कहा जाता था कम्युनिस्ट, इनको कहा जाता था नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कैसे, मैंने बताया था ना कि डेमोक्रेसी इनके 3 पिलर्स में थी। बाद में इस डेमोक्रेसी का क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ये सवाल कभी और हम लोग करेंगे। ठीक है। लेकिन फॉरेन सपोर्ट में इनके अभी मैंने बताया भाई, कम्युनिस्ट है तो कौन सपोर्ट करेगा, रशिया, और अगर कैपिटलिस्ट है तो कौन सपोर्ट करेगा, यूनाइटेड स्टेट। अभी मैंने बोला कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म, यहां पे ये लोग पूंजीवाद की बात करते थे। ठीक है। और ये किसकी बात करते थे, कम्युनिज्म की। इनको सपोर्ट कहां से मिलता था, पीजेंट से,
आपको इतना मैं बता चुका। इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता था? वेल्दी लैंड ओनर्स से। ये एक्सपीरियंस थे, मोटिवेटेड थे, और गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि मैंने आपको बताया ना कि जिंगयांग माउंटेन्स में ये लोग छुप छुप के ये लोग वार करते थे और ये अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसको कहते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है। अच्छा, ये गुरिल्ला वॉरफेयर जो है वो गोरिल्ला से मत कंसिडर करना, ठीक है, बहुत ही वाहियात चीज हो जाएगी। गोरिल्ला मतलब वो बंदर वाला जो है, उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है। छुप के वार करना मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर के अंतर्गत। इवन कई स्टूडेंट्स स्पेलिंग तक इसकी गोरिल्ला लिख देते हैं। गोरिल्ला नहीं है, गुरिल्ला है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। अच्छा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ये क्या थे? इनइफेक्टिव, करप्ट। भाई पैसा आएगा करप्शन आएगा, ऐसा नहीं था करप्शन से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बची रह गई। इवन आज की डेट में आपको पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए के अंतर्गत अगर आपको मेजर बनना है, बस आपको पैसे की जरूरत है। ये रिपोर्ट भी मैं आपके सामने में जल्द ही लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि करप्ट हो चुके थे ये उस समय तक। भाई करप्ट होने के देखो कई वजह हैं। लैंड ओनर अगर सपोर्ट करेंगे बड़े बड़े, भाई पैसा आ गया, यहां पे इन पे पैसा है ही नहीं, तो करप्शन की अभी तक तो इनसे बात ही नहीं करनी है। भाई करप्ट आप कब हो गए? जब आप पे पैसा आ जाएगा। पैसा नहीं था भाई तब तक में। तो ये डिफरेंसेस थे, और इसी एरा को कहा गया था 45 से 49 चाइनीज सिविल वॉर, जिसमें कि जीत जाके हुई थी सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की। आई होप आपको यहां तक की कहानी चाइना की समझ में आ गई होगी। क्यों मैं ये वाली कहानी में बता रहा हूं, इसके आगे बस मैं छोटा सा ये बताऊंगा कि माओ कौन थे, माओ की पॉलिसीज क्या थी, माओ की पॉलिसीज 1949 के बाद में इन्होंने राज कैसा किया। क्यों अभी तक तो भाई माओ सबको क्या लग रहा है, बहुत बढ़िया आदमी है, हमारी बात कर रहा है, किसान भी कह रहा है कन्हैया की तरीके से। भाई ये जो लाल सलाम आल सलाम ये जितना भी ये कन्हैया लोग ये जो करते हैं ना, ये कम्युनिज्म की ही सोच है, और कम्युनिज्म किसी का आज तक भला नहीं किया है। खुद उसके लीडर्स अंत में डिक्टेटर साबित हुए हैं। ऐसा रशिया में भी हुआ है, ऐसा चाइना में भी हुआ है, और ऐसा भारत में भी होके रहेगा अगर कम्युनिज्म का बोलबाला भारत के अंदर उठता है तो। नक्सलवाद जितना खून बहाता है उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, हालांकि हम उसे टेररिज्म में कंसिडर नहीं कर सकते। मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो और भी जगहों पे नहीं हो रही हैं। कई बार मांगों का अपना एक रीज़न भी होता है, खैर उन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ता हूँ। उसके बाद में किसी भी तरह का इन कम्युनिस्ट के खिलाफ में, लाल सलाम कहने वालों के खिलाफ में आप प्रूफ लेके आइए तो वो कहेंगे वीडियो तो साहब फेक है, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग वो भी फेक है, फोटोएं वो भी फेक है, सच कौन है? कन्हैया की जुबान। तो ये तो आप बातें छोड़िए, देश को तोड़ना, देश को मरोड़ना, ये सब कम्युनिज्म के अंतर्गत है। भारत कभी भी एक्सपेंशन, खुद को फैलाने वाले पॉलिसी के अंतर्गत नहीं रहा है। लेकिन ये जो कम्युनिज्म है ना, ये एक्सपेंशन करना सिखाता है। एक्सपेंशन आप कहोगे अरे मेरा देश फैल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है? अरे सर इतनी सिविल वॉर होगी ना, इतनी सिविल वॉर होगी, एक बात याद रखिएगा, देश वही है जहां पे आप सुरक्षित महसूस कर सको। लेकिन आपका देश बहुत बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आपकी सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। क्या फायदा उस देश का, और ऐसे सिटीजन का भी क्या फायदा जो अपने देश के काम ना आ सके। दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सुरक्षा ये जो है ये आपको कम्युनिज्म कभी नहीं दे सकता। ये बातें बहुत अच्छी करता है कि मैं फार्मिंग का उत्थान कर दूंगा, मैं लोगों को पैसा दिला दूंगा, गरीब अमीर हो जाएगा। साहब गरीब अमीर होने के लिए एरा लगते हैं, एरा बहुत सारी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि आज के भारत में डेमोक्रेसी के अंतर्गत गरीब के अमीर होने का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल है सर। लेकिन वो चांस हथियार उठा के लोगों का गला काट के आए। चाइना और इंडिया की जब दोस्ती की कोशिश की थी श्री जवाहरलाल नेहरू ने, तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों ने कहा था जिस देश का इतिहास इतना ज्यादा रक्त रंजित हो उससे भारत जैसे अहिंसावादी देश दोस्ती कर ही नहीं सकते, ना ही करनी चाहिए। लेकिन खैर नेहरू जी हैं, इनके विषय में अभी आगे बात होगी। तो आप ये बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो दिल खोल के टेलीग्राम ग्रुप में बताइएगा, नीचे अच्छे कमेंट करिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं ऐसे ही वीडियो में लाता रहूँगा आपके सामने। अगली अब मुलाकात होगी जहाँ पर कि मैं आपसे माओ और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में चर्चा करूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।